नमस्कार सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कक्षा 12 हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में। कक्षा 12 हिस्ट्री में इससे पहले जो वीडियो बनाया था, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, अध्याय 7 या 7, तो उसमें हमने विजयनगर की स्थापना और जो है महानवमी डिब्बा और अन्य जो परिस्थितियां रही वहाँ उसके बारे में हमने पढ़ा। आज हम वीडियो के अंदर जो जानेंगे वो है विजयनगर के शासकों के बारे में। विजयनगर के राजवंश और शासक आज का हमारा टॉपिक है। तो यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि विजयनगर के शासकों को राय कहा जाता था। यहाँ पे प्रश्न आपका बनता है कि राय कौन होते थे। तो राय जो है ये उपाधि है विजयनगर के शासकों को मिली हुई थी, राय कहा जाता था। तथा विजयनगर के सेना प्रमुख को नायक कहते थे। नायक यानी जो सैन्य कमांडर होता, सेना प्रमुख होता था, तो यानी कि हम सेनापति कह सकते हैं, तो वो नायक कहलाते थे। और राय विजयनगर के शासकों को कहते थे। अब विजयनगर के राजवंशों को हम देखें तो विजयनगर पर 4 राजवंशों ने प्रमुख रूप से शासन किया था। सबसे पहला राजवंश जो सामने आया था वो था संगम राजवंश, ठीक है। उसके बाद सुलुव राजवंश, ये दूसरा राजवंश था। और सुलुव के बाद तुलुव राजवंश, जहाँ तुलुव राजवंश में राजा कृष्णदेव राय है वो आते हैं, जो कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक है। कृष्णदेव राय है वो हुए हैं। तो ये तुलुव राजवंश से संबंधित है। तुलुव के बाद जो राजवंश आया था वो था जो है अराविदु राजवंश, जो कि चौथा राजवंश है वो माना जाता है। संगम राजवंश के बारे में अगर जाने तो संगम राजवंश ने साम्राज्य की स्थापना की थी और सुलुव राजवंश ने इसका विस्तार किया था। वैसे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी और प्रथम राजवंश है वो संगम राजवंश कहलाया था। और इसके बाद सुलुव आए और सुलुवा ने जो साम्राज्य विजयनगर का बना था उसका विस्तार किया, उसे आगे बढ़ाया। सुलुव ने इसे अपने गौरव के शिखर पर ले गया। सुलुव से, सॉरी यहाँ पे सुलुव लिखा हुआ तो तुलुव लिख सकते हैं आप, क्योंकि गौरव के शिखर पर ले जाने वाला तुलुव राजवंश जिसका राजा कृष्णदेव राय, ठीक है, कृष्णदेव राय थे। तो कृष्णदेव राय या तुलुव राजवंश के समय में ये जो है ये राजवंश है या ये जो है साम्राज्य है वो शिखर तक गया, लेकिन अराविदु के तहत इसे अस्वीकार कर दिया गया। यानी चौथा राजवंश अराविदु राजवंश था। और यहाँ पे कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी जिसके कारण विजयनगर साम्राज्य है वो पतन के गर्त की तरफ खिसकता चला गया या पतन के गर्त में समा गया। वो उसका कह सकते हैं कि पहले वाला अस्तित्व मौजूद नहीं रहा। अब कमजोर केंद्र सरकार और कृष्णदेव राय के कमजोर उत्तराधिकारी, कौन सी परिस्थितियां हम देखें तो कमजोर केंद्र सरकार यानी राज्य के अंदर जो व्यवस्था थी वो सही नहीं थी और जो है अधिकारी सही ढंग से प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं चला पा रहे थे। फिर कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारी वो भी कमजोर थे। राजा कृष्णदेव राय तो अपने आप में समर्थ शासक थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारी उनके जैसे नहीं थे। फिर बहमनी राज्य के साम्राज्य के खिलाफ विभिन्न राजवंशों, कमजोर साम्राज्य आदि के विभिन्न कारणों ने साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। बहमनी राज्य साम्राज्य विजयनगर के पास में ही साम्राज्य था, ये एक मुस्लिम साम्राज्य था और इसके साथ ही अन्य कई राजवंश थे जो कि इस्लामिक साम्राज्य थे और कई अन्य कारण जिसके कारण विजयनगर साम्राज्य जो है जो कमज़ोर है वो पड़ता चला गया। और ये कमज़ोर स्थितियां ही विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बनी। साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी पानी की आवश्यकता थी, है ना। साम्राज्य चूँकि यहाँ पर जो है तुंगभद्रा नदी बहती थी और तुंगभद्रा नदी द्वारा गठित प्राकृतिक खलियान से पूरी की गई थी। यानी इस नदी से विजयनगर साम्राज्य की व्यवस्था यानी पीने योग्य जल और सींचने योग्य यानी सिंचाई के लिए जो खेत खलियान वगैरह है वो विजयनगर साम्राज्य में तुंगभद्रा नदी के माध्यम से ये सारी जो है जलापूर्ति होती थी या जल की व्यवस्थाएं पूर्ण होती थी। अब हम जाने विजयनगर के श्रेष्ठ शासक राजा कृष्णदेव राय। सर्वश्रेष्ठ शासक कह सकते हैं ये तुलुव राजवंश से थे। ये भी आपको याद रखना है कि राजवंश कौन सा था, ये तुलुव राजवंश से थे। और इन्हीं के समय में विजयनगर साम्राज्य ने सर्वाधिक उन्नति है वो की है या शिखर पर गया। तो राजा कृष्णदेव राय और उनकी विशेषताओं को जाने। कृष्णदेव राय के शासन के दौरान
विजयनगर ने अद्वितीय शांति और समृद्धि की शर्तों के तहत विजयनगर है वो जो है विकसित हुआ। यानी कृष्णदेव राय के समय में सुख समृद्धि का वातावरण यहाँ मौजूद था, शांति का वातावरण था और विजयनगर साम्राज्य पूर्ण रूप से समृद्ध था, यानी अर्थव्यवस्था मजबूत थी। कृष्णदेव राय ने नगलपुरम नामक एक बेहतरीन मंदिरों और गोपुरम और उप शहरी बस्ती की भी स्थापना की। ठीक है, नगलपुरम नामक शहर बसाया था और अनेक प्रकार के मंदिरों और गोपुरमों का निर्माण है विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने जो है बनवाए थे। 1529 में जब विजयनगर के साम्राज्य के अधिपति राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उनके उत्तराधिकारी विद्रोही नायक और सैन्य प्रमुखों से परेशान थे। अब विद्रोही नायक कौन होते थे? यानी विजयनगर साम्राज्य के समय जब राजा कृष्णदेव राय का शासन था तो उस समय जो ये राजा तो राय कहलाते थे, लेकिन नायक कौन होते थे? नायक होते थे सैन्य प्रमुख या सेना प्रमुख या सेनापति, जो कि विभिन्न हिस्सों के ऊपर वो शासन करते थे। राजा के द्वारा उनको कई भूमि क्षेत्र दे रखे थे, जमींदार उन्हें बना दिया जाता था, इनके पास सेना होती थी और ये सेना का नेतृत्व करने वाले नायक हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही उत्तराधिकारी कमजोर हुए और उसके बाद ये नायक इतने शक्तिशाली हो गए थे कि इन नायकों ने क्या किया, जो है शासकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कारण था कि ये अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना चाहते थे और स्वतंत्र शासक बनकर रहना चाहते थे। इसके चलते कमजोर उत्तराधिकारियों के सामने इन नायकों ने विद्रोह कर दिया और ये स्वतंत्र हो गए और अन्य सैन्य प्रमुखों से भी परेशान थे, क्योंकि ये उत्तराधिकारी इतने मजबूत नहीं थे, इतने सामर्थ्यवान नहीं थे, योग्य नहीं थे, जिसके कारण इनको इन सब की परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण एक और सत्तारूढ़ वंश में स्थानांतरित हो गया, जो कि अराविदु था। ठीक है, ये अराविदु आपको याद रखना है, कहीं अराविदु मिलता है तो कहीं अराविडु भी मिलता है। तो ये अराविदु शासन जो है चौथा राजवंश था, जो 17वीं शताब्दी के अंत तक ये सत्ता के अंतर्गत रहा और अराविडु शासक के माध्यम से ही बाद में धीरे धीरे विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। अब अगर हम देखें तो राय और नायक कौन होते थे? देखिए, राय जो कि विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था? राय कहा जाता था। यहाँ पे भी देखिए आपका एक प्रश्न भी आ रहा है कि राय कौन होते थे? तो विजयनगर के शासक जो कि नरपति होते थे। नरपति क्या होता है? जो जनता के ऊपर शासन करते थे और जो कि कई भूमि क्षेत्र के मालिक होते थे, जिनका साम्राज्य होता था, उन शासकों को राय कहा जाता था और ये उपाधि विजयनगर के शासकों ने धारण कर रखी थी। नायक कौन होते थे? नायक जो होते थे वो सेना प्रमुख होते थे, यानी सैन्य कमांडर होते थे, सेना प्रमुख होते थे और शासन को संभालने का मौका भी इनको दिया जाता था। तो ऐसे में ये सेना प्रमुख है, इनको नायक कहा जाता था। साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख होते थे। शक्ति का प्रयोग यानी ये सेना इनके पास होती थी और सेना प्रमुख होते थे, सेना नायक होते थे, जो सामान्यतः किलों पर नियंत्रण रखते थे और जिनके पास सशस्त्र समर्थक भी मौजूद होते थे। ये सेना नायक वो शक्तिशाली जो पराक्रमी योद्धा होते थे और ये जो है इनको राजा है वो विभिन्न क्षेत्रों को सौंपता था। ये इन क्षेत्रों के ऊपर शासन व्यवस्था भी संभालते थे और वहाँ की सुरक्षा का दायित्व भी इनके हाथ में होता था और ज़रूरत पड़ने पर राजा के पास अपनी सेना लेकर उपस्थित होते थे। ये इनके पास जो सेना होती थी वो सशस्त्र सेना होती थी और प्रशिक्षित सेना होती थी, जिसके कारण ये अपनी सेना को ऐसे इस तरह से प्रशिक्षित करते थे कि सेना नायक की स्थितियां हैं उस समय के समाज में जो है प्रसिद्धि प्राप्त थी, सम्मानजनक स्थिति थी और इस प्रकार से ये वर्चस्व वाले और रुतबे वाले लोग हुआ करते थे। ये प्रमुख आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमणशील रहते थे, यानी कि उनको ज़रूरत होती थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमणशील रहने की। इसका कारण क्या था? क्योंकि उस समय तक इनको स्थायी भूभाग नहीं मिले थे और कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी उनका साथ है वो दिया करते थे। ये पूर्व की परिस्थितियाँ हैं, लेकिन बाद में ये अमर नायक बन गए थे। इन प्रमुखों को नायक कहते थे और आमतौर पर ये तेलुगु और कन्नड़ भाषा बोलते थे। ये ध्यान रखना है, ये कन्नड़ जो कि कर्नाटका विजयनगर या हम्पी की मुख्य भाषा, तेलुगु जो कि आंध्र प्रदेश की भाषा है, तो ये वाली वहाँ की स्थानीय भाषाएं बोलते थे। कई नायकों ने विजयनगर शासन की प्रभुसत्ता के आगे समर्पण किया। ये नायक शुरू में तो यही थे कि इन्हें जब भूभाग नहीं मिला था, स्थायी इनका निवास नहीं था, तब तक तो ये घूमते रहते थे और अपना पराक्रम अपना जो है युद्ध वगैरह किया करते थे। लेकिन बाद में
जो है इन्होंने विजयनगर की शासकों के आगे इन्होंने अपना समर्पण कर दिया, और यानी कि वो झुक गए और उनकी अधीनता को स्वीकार कर दिया। परंतु ये अक्सर विद्रोह कर देते थे, कभी कभी कुछ हालात जब उनके विपरीत होते थे तब ये विद्रोह पर उतर आते थे। इन पर सैनिक कार्रवाई के माध्यम से इनको बस में किया जाता था, या राजा शक्तिशाली होता था तो फिर इनको अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास है वो करता था, ताकि उनके विद्रोह है वो थम जाए। अब गजपति, देखिए गजपति कौन है। ये तीन जो है हम पढ़ेंगे, गजपति, अश्वपति और नरपति। तो ये गजपति कौन शासक होते थे, या गजपति की उपाधि किन शासकों को दी जाती थी। तो यहाँ पे प्रश्न है आपका कि गजपति कौन है। गज यानी हाथी, गज का अर्थ होता है हाथी, ठीक है। तो हाथी या गजपति कौन। गजपति का शाब्दिक अर्थ होता है हाथियों का स्वामी। अब ये हाथी कहाँ पाए जाते थे, जो है ये मोस्ट ऑफ हाथी है उड़ीसा में पाए जाते थे, ठीक है, उड़ीसा में पाए जाते थे, और यहाँ पे घने जंगल थे। तो गजपति का शाब्दिक अर्थ है हाथियों का स्वामी। यह एक शासक वंश के का नाम था जो 15वीं शताब्दी में उड़ीसा में बहुत शक्तिशाली होते थे। तो इस आधार पे उड़ीसा के हाथी बड़े प्रसिद्ध थे, और इन शासकों ने गजपति की उपाधि धारण कर रखी थी, क्योंकि बहुत सारे हाथी इनके अंडर में थे। और इसी आधार पे हाथी, और वैसे भी देखा जाए तो हाथी सेना का बहुत बड़ा भाग हुआ करते थे। तो इस आधार पे यहाँ के जो नायक थे, यहाँ के जो शासक थे, इन शासकों ने, उड़ीसा के शासकों ने गजपति की उपाधि धारण कर रखी थी। फिर अगर हम देखें अश्वपति, तो अश्व से पता चलता है कि अश्व यानी घोड़ा, और यानी घुड़सवार यानी घोड़ों के पति। तो विजयनगर की लोकप्रिय परंपराओं में दक्कन सुल्तानों को घोड़ों का स्वामी यानी अश्वपति कहा जाता था। ये उपाधियां हैं। अश्वपति है वो विजयनगर के आसपास के इलाके थे जिसमें सुल्तान थे, यानी विजयनगर तो हिंदू साम्राज्य था, लेकिन आसपास में इस्लामिक साम्राज्य थे या मुस्लिम साम्राज्य थे, जिसमें बहमनी था। इसके अलावा गोलकुंडा, बीदर, बीजापुर और अन्य अहमदनगर जैसे साम्राज्य थे। तो ऐसे में यहाँ के जो शासक थे, यहाँ के ये मुस्लिम शासक, इन्होंने अश्वपति की उपाधि है वो धारण कर रखी थी, और साथ में नरपति। अब नरपति की जो उपाधि है वो विजयनगर के शासकों ने धारण कर रखी। नर से पता चलता है नाय, जो है नर यानी जनता या नर नारी यानी जो है सामान्य जन, और पति यानी उनके ऊपर शासन करने वाला व्यक्ति। विजयनगर साम्राज्य में रेयास को नरपति या पुरुषों का स्वामी कहा जाता था। तो रेयास यानी वही राय, ठीक है। तो ये राय ही नरपति है, और यही पुरुषों का स्वामी है, अर्थात नायक, शासक। तो ये नरपति शासकों ने ही राय की उपाधि धारण कर रखी थी। तो विजयनगर के शासक राय, या फिर इन्हें नरपति के नाम से जाना जाता था। तो ये आपको समझ में आया होगा कि नरपति कौन होते थे, अश्वपति कौन होते थे, और साथ में गजपति कौन हुआ करते थे। तो ये विजयनगर के शासक नरपति, अश्वपति है वो सुल्तान शासक थे, और जो गजपति है वो जो है उड़ीसा के शासकों को कहा गया है। फिर है अमर नायक प्रणाली। देखिए अमर नायक क्या, हमने जस्ट पढ़ा है कि नायक कौन है। तो नायक तो कौन होते थे पराक्रमी योद्धा थे, लेकिन उस समय तक, जब तक कि इनको कोई स्थायी भूभाग नहीं मिला, निश्चित निवास स्थान नहीं मिला, तब तक ये नायक है वो क्या करते थे, युद्ध के लिए तो थे ही, लेकिन ये घूमते रहते थे, और जैसे हमले करना, आक्रमण करना, अपना वर्चस्व वगैरह दिखाना, और इस प्रकार से ये नायक है वो सैन्य कमांडर होते थे, सेना प्रमुख होते थे। लेकिन अमर नायक कैसे हुए, तो अमर नायक कैसे बने, देखिए अमर शब्द का उद्भव मान्यता अनुसार संस्कृत के समर शब्द से हुआ। समर से अर्थात युद्ध, समर का अर्थ होता है युद्ध, और जिसका अर्थ है लड़ाई या युद्ध। ये फारसी भाषा के शब्द अमीर से मिलता जुलता है, जिसका अर्थ है ऊंचे कुल का या ऊंचे पद का कुलीन व्यक्ति। तो ये जो नायक होते थे और जो अमर नायक होते थे, तो अमर नायक से तात्पर्य है युद्ध करने वाला परम जो है पराक्रमी योद्धा, और फारसी भाषा के सबसे ये बना है, और इसका ये अमीर से निकला गया है, और अमीर जो शब्द है वहाँ से, तो उसका अर्थ होता है ऊंचे कुल का या कुलीन वर्ग का जो है व्यक्ति। तो ये अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी, कि ये प्रणाली है वो विजयनगर के शासकों ने लागू की थी, और एक राजनीतिक खोज थी, यानी ये अपने आप में एक अलग प्रणाली थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली से लिए गए थे। तो इक्ता प्रणाली क्या था कि ये दिल्ली सल्तनत का जो है एक तरह से दिल्ली सल्तनत द्वारा अपनाया गया था एक तरीका। और इस इक्ता प्रणाली में क्या होता था कि जो अधिकारी वर्ग होता था उसको जो है
जो है वेतन के रूप में, डायरेक्ट वेतन न देकर, पैसा न देकर, बल्कि जो है अधिकारी वर्ग को जो है भूभाग दिया जाता था, और वो भूभाग से ही वो अपना खर्चा वगैरह चलाते थे, या वहीं से उनको वेतन के रूप में जो आय प्राप्त होती थी उससे उनका गुजारा चलाते थे। और जो एक निश्चित कर होता था, निश्चित राजस्व है, वो जो है सल्तनत के खजाने में जमा करवाते थे। तो ये एकता प्रणाली है वो दिल्ली सल्तनत की थी, और ऐसा विजयनगर के शासकों ने भी इसको अपनाया था। तो ये ऐसे ही जो अमर नायक प्रणाली थी, तो विजयनगर के शासकों ने भी इन नायकों को जो है अपना भूभाग वगैरह निश्चित क्षेत्र दे दिया, उनको वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था संभालना या प्रशासनिक व्यवस्था संभालने की जो है व्यवस्था की, और इस प्रकार से उन नायकों को अमर नायक बना दिया, और उनको भी जो है भूभाग का क्षेत्र दे दिया, और उसी भूभाग से उनका वेतन भी निकलता था। वो कई प्रकार के सार्वजनिक कार्य भी करवाते थे, और विजयनगर के खजाने में जो राजस्व का जो भी राशि निर्धारित थी, वो राजस्व की राशि या फसल या मुद्रा जो भी थी, वो राजस्व के रूप में खजाने में जमा करवाते थे, और साथ में जो है समय समय पर शासक को बहुमूल्य भेंट या उपहार भी ये अमर नायक है वो दे दिया करते थे। तो इस प्रकार से साम्राज्य की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विजयनगर के शासकों ने ये एक नई खोज की थी, जिसमें अमर नायक प्रणाली को लागू किया गया था। अमर नायक सैनिक कमांडर थे। देखिए, ये अपने आप में परम योद्धा थे, पराक्रमी योद्धा थे, और जो है सेना का हिस्सा थे, जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। यही अमर नायक प्रणाली की, उनको राज्य क्षेत्र दिए जाते थे, यानी भूभाग दिए जाते थे। वे किसानों, शिल्पकर्मियों और व्यापारियों से भू राजस्व और अन्य कर वसूल करते थे, यानी वो राजस्व के जो है उन भूभाग के मालिक बन जाते थे राजा की आज्ञा से, और साथ में उन अपने शासक के प्रति वफादार रहते थे, और अपने राज्य की व्यवस्था चलाते थे या संभालते थे। जो इलाके उनको दिए जाते थे, वहाँ की सारी व्यवस्था को वो स्वायत्ता शासक विजयनगर के शासकों ने उन अमर नायकों को स्वायत्ता दे रखी थी। स्वायत्ता से तात्पर्य है उन्हें जो है फ्री, अपने ऊपर स्वयं से फैसले लेने के अधिकार दे रखे थे, और इस प्रकार से वो विभिन्न प्रकार के किसानों को, शिल्पकर्मियों और व्यापारियों से जो भी भू राजस्व या अन्य कर जो भी होता था वो वसूलते थे, जिससे उनकी तनख्वाह भी निकलती थी, और साथ में राजस्व के रूप में जो है राज्य को आय होती थी, वो राजा के खजाने में या राज दरबार में या विजयनगर साम्राज्य के राजप्रसादों में जमा करवाते थे। वे राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़ों और हाथियों के निर्धारित दल के रखरखाव के लिए अपने पास रख लेते थे। यानी चूंकि जैसा कि वेतन उसी से निकलता था, तो अपने अधिकारियों को वेतन भी उनको देना होता था, और फिर वो अपनी सेना रखते थे, हाथी घोड़े वगैरह, तो उन दल के रखरखाव के लिए यानी पशुओं के लिए, और साथ में जो वेतनभोगी जो वर्कर होते थे या जो कामगार होते थे, उनको जो है वेतन देने के लिए भी वो कुछ भी हिस्सा है वो रखते थे, और बाकी राजस्व के रूप में राजकीय खजाने में जमा करवाते थे। ये जो अमरनायक दल होते थे, ये दल विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्राप्त करने में सहायक होते थे, जिसकी मदद से उन्होंने पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप को अपने नियंत्रण में किया। राजस्व का कुछ भाग मंदिरों और सिंचाई के साधन के रख रखाव के लिए खर्च किया जाता था। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि प्रायद्वीप, ठीक है, यहाँ पे कि ये विजयनगर के शासकों ने जो अमर नायक थे, ये अमर नायक अपने आप में सैनिक कमांडर थे, सैनिक मुखिया थे, और जो कह सकते हैं कि कुशल योद्धा होते थे। और जब ये अमर नायक बना दिया गया और इनको कई भूभाग वगैरह दे दिए, तो विजयनगर के शासकों का इन्होंने अपनी तरफ से समर्थन रखा, और साथ में जो है दक्षिणी प्रायद्वीप को पूरी तरह से उन्होंने अपनी युद्ध कौशल, रण कौशल के माध्यम से काफ़ी हिस्से तक का विजयनगर साम्राज्य का विस्तार किया, और इससे विजयनगर साम्राज्य की स्थिति में बदलाव हुआ, साम्राज्य विस्तार हुआ, और वही राजस्व का कुछ भाग जो है जो इलाके उन्होंने साम्राज्य के रूप में बसाए थे, वो मंदिरों और सिंचाई के साधन के रखरखाव के लिए भी खर्च किया जाता है। नहीं, राजस्व अच्छा मिल जाता था, आय अच्छी हो जाती थी, तो अमरनायक अपना खर्चा तो चलाते ही थे, व्यक्तिगत तौर पे सेना के ऊपर भी खर्च करते थे, राज्य के खजाने में भी जमा करवाते थे, और धार्मिक क्षेत्र के लिए और सार्वजनिक कार्यों के लिए भी खर्च करते थे। धार्मिक क्षेत्र में यानी मंदिरों के निर्माण वगैरह के लिए, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, और सिंचाई के साधन के लिए जो भी बांध बनाना, कुएं बनाना, नहरें बनाना, और भी जल स्रोतों के लिए ये पैसा खर्च किया जाता था। तो इस प्रकार से इन्होंने अमर नायकों ने साम्राज्य के विस्तार में अपना योगदान दिया था।
अमर नायक जो होते थे वो राजा को वर्ष में एक बार भेंट दिया करते थे। भेंट यानी उपहार देना। ये योद्धा होते थे और जब ये अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे बहुत बार उनको खजाने वगैरह भी हाथ मिलते थे और जो है अपने आप में ये जो है काफ़ी समृद्ध होते थे। तो इनके पास जो आमदनी का स्रोत होता था, जरिया होता था, तो जब भी नवरात्रि के दिन होते थे या जो है महानवमी डिब्बा का कार्यक्रम वगैरह चलता था उस दौरान ये अमर नायक भी जो है राजा के उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वहाँ उपस्थित होते थे और अन्य समय पर भी ये राजा को समय समय पर भेंट देने के लिए राज दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राजकीय दरबारों में उपहारों के साथ साथ स्वयं उपस्थित हुआ करते थे, यानी स्वयं भी वहाँ उपस्थिति दर्ज कराते थे और राजा को अपने जो है स्थितियों का जायजा देते थे कि उनके वहाँ पर क्या कार्य हो रहा है, किस प्रकार से राज्य की व्यवस्थाएं वगैरह चल रही है, सारे हालातों के बारे में भी वो राजा को अवगत कराते थे और इस प्रकार से राजा के दरबार में स्वयं उपस्थित होकर वो राजा को अपनी निष्ठा, अपनी वफादारी का जो है परिचय भी देते थे। राजा कभी कभी उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर उन पर अपना नियंत्रण दर्शाता था। हालांकि उन्हें एक बार स्थान देने के पश्चात ऐसा नहीं होता था कि उनसे स्थान छीना जाता था, लेकिन कभी विशेष परिस्थितियों में या उनका रवैया अगर नायकों का राजा के प्रति सही नहीं होता था तो राजा है उनको तबादला करवा देता था या उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर देता था। तो वहीं राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी उनके ऊपर रखता था, अपना रुतबा, अपनी ताकत भी दर्शाता था। पर 17वीं शताब्दी में इनमें से कई नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। यहाँ पर ये चीज़ हमें देखनी है कि बहुत सारे नायक हैं जो कि शक्तिशाली हो चुके थे और फिर 17वीं शताब्दी का समय है, यानी कृष्णदेव राय के समय में तो ऐसा घटनाक्रम नहीं हुआ, लेकिन कृष्णदेव राय और जो अन्य शासक या अन्य राजवंश आए जैसे अराविडू आया और उस समय कृष्णदेव राय के भी अगर हम देखें तो उत्तराधिकारी कमज़ोर थे। तो ऐसे में ये जो शक्तिशाली नायक थे, शक्तिशाली अमर नायक थे, इन्होंने इस स्थिति का लाभ उठाते हुए स्वयं के राज्य है वो बना लिए और स्वयं को स्वतंत्र शासक के रूप में उन्होंने स्थापित कर लिया। तो इस प्रकार से ऐसे घटनाक्रम भी वहाँ पे होते रहे। तो ये परिस्थितियों के कारण ऐसा हुआ। इस कारण केंद्रीय राज्य के ढांचे का विघटन धीरे जो है तेजी से होने लगा और फिर धीरे धीरे विजयनगर साम्राज्य है वो पतन की तरफ है वो जाने लगा था। तो आज की वीडियो में हम इतना ही जानेंगे और साथ में आशा करती हूँ कि जो आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में भी आ रहा होगा। साथ ही आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।